हेलो माय डियर फ्रेंड। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो चैप्टर चल रहा था, दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे विलेज ऑफ पालमपुर और एक अद्भुत गांव के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसा गांव जो बहुत ही क्या है, डेवलप्ड विलेज है, यानी एक उन्नत किस्म का जो है गांव है। तो वीडियो में अभी पहले हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में एक ओवरव्यू क्या कहता है कि द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो बेटा, जो ये ओवरव्यू अवलोकन है, इस कहानी का उद्देश्य है उत्पादन से संबंधित मूल विचारों से आपको परिचय कराना और एक ऐसे काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम करेंगे। यानी आपको एक ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, स्टोरी के माध्यम से आप लोग सीखेंगे। बहुत अच्छा गांव है, बहुत डेवलप्ड विलेज है। तो चलिए देखते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में खेती क्या है, मुख्य क्रिया है। वेयर एज, जबकि सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और खेती के साथ साथ कुछ अदर्स एक्टिविटी भी होती है, लाइक लघु स्त्री यानी स्मॉल स्केल एंड विनिर्माण एंड डेयरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ये सब भी एक क्या होता है, एक स्मॉल स्केल पर हो रहा है, लिमिटेड स्केल पर हो रहा है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड various types of resources, natural resources, man-made item, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village. तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें उत्पादन क्रियाओं के साथ विभिन्न प्रकार के संसाधन यानी रिसोर्सेज की हम लोग को आवश्यकता होगी, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज एंड क्या होगा, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें मालूम होगा कि गांव में जो डिजायर गुड्स हैं यानी इच्छित वस्तुओं और सर्विस को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधनों को किस प्रकार समायोजित किया जाए। तो बेटा अब इंट्रोडक्शन हो जाएगा, परिचय होगा कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। रायगंज a big village in 3 kilometer for Palampur, and all weather road connect the village to Raiganj and further on the nearest small town of Sapur. Many kinds of transport are visible on the roads, starting from bullock cars, टांगा, बुगीज, वुडन कार ड्रॉन बाई बुफेलो। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जागरी, गुड़ एंड अदर कमोडिटी टू मेजर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक। तो बच्चों यहाँ देखिए कि ये जो इक्का गाड़ी, भैंसा गाड़ी जिसको हम लोग कहेंगे, जिसमें क्या लदा है, जौगरी यानी गुड़ लदा। ट्रैक्टर का भी यूज हम लोग देख रहे हैं। तो ये किस में यूज हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी परिवहन के साधन के रूप में हम लोग भैंस गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक इत्यादि का यूज करते हैं। किसके लिए, बाई गुड्स एंड सर्विस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करने के लिए, रिसीव कराने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो चलो बेटा आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो पालमपुर है, इसके बगल में यानी इसके नियर अबाउट एक बड़ा सा क्या है, एक गांव है जिसका नाम क्या है, तो इस गांव का नाम है रायगंज। रायगंज कितने किलोमीटर है पालमपुर की दूरी पर, 3 किलोमीटर। एंड एक स्मॉल टाउन है, नेम है रायगंज। तो रायगंज क्या है, कस्बा है, टाउन है। और सॉरी, रायगंज क्या है, एक कस्बा है बेटा। और रायगंज एक क्या है बेटा, रायगंज एक क्या है, विलेज है। और कस्बा क्या है, शाहपुर है बेटा। देखो,
तो शाहपुर क्या है, स्मॉल टाउन है, एंड रायगंज इज़ द बिग विलेज और इस 3 किलोमीटर फॉर पालमपुर। तो दो चीज़ें आ गई, यानी वेल कनेक्टिविटी है पालमपुर के विलेज से रायगंज एंड शाहपुर टाउन। और यहाँ पे जो कस्बों को जोड़ते हैं सड़क पर जो देखें आप लोग गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी से लेकर कई अन्य तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा कि दिस विलेज, ये वाली लाइन देखिए, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। दी 18% अपर कास्ट फैमिली own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. The SC Dalit comprise 1/3 of the population and they live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw. Most of the houses इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो बेटा यहाँ पे देखो कि इस गांव में जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं 450 फैमिली लिव इन पालमपुर, और उसमें भी 18 फैमिली बिलोंग टू अपर कास्ट, यानी उच्च जाति के लोग का जो परिवार है वह 80 है। तो बेटा देखो यहाँ पे आप लोग कि जो पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें गांव के जो अधिकांश भूमि के स्वामी हैं वह उच्च जाति के हैं। 80 परिवार जो हैं जिनके पास गांव की आधा से ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनके जो मकान है बेटा वो बहुत बड़े हैं और बने हैं ईंट और सीमेंट से। और छोटे कास्ट जिनको हम SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, SC को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, शेड्यूल कास्ट कहते हैं SC को, यानी दलित कहते हैं। तो ऐसे दलित लोग जो जिनकी संख्या 1/3 है, कितनी है, 1/3 है इनकी संख्या, यानी डिजिट में देखा जाए तो 450 का कितना है, 1/3 है। और इनके गांव कोने में है, और इनके जो गांव में घर बने हैं वो मिट्टी के और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में देखो बेटा अधिकांश के घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। देखो बेटा इधर आ जाओ, इलेक्ट्रिक पावर all the tubewell in the field and is used in various type of small business. Palampur has 2 primary sections and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो बेटा यहाँ पे जो नलकूप हैं जो बिजली से ही चलते हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। खेतों में किसका काम किया जाता है, ट्यूबवेल से खेत से भी सिंचाई करेंगे, यानी इरिगेशन का यूज करेंगे, एंड सम अदर्स यूज भी करेंगे। पालमपुर में जो मेन बात आ रही बेटा कि देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल एंड 1 गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट हेल्थ सेंटर जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं बेटा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन आप लोग देख रहे हैं, द डिस्क्रिप्शन एबव सो दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, irrigation, school and health center. Compare these facility with those your nearby village. आप जो ऊपर की बातें कही गई हैं उसमें जो पालमपुर में सड़क है, परिवहन के साधन है, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो बेटा जो आपका गांव है उससे तुलना कीजिए
कि क्या पालमपुर में जो फैसिलिटी आपको देखने को मिल रही है, क्या वैसा कोई आपके आसपास के गांव में दिखता है कि वहाँ पे कनेक्शन बिजली का है? क्या वहाँ पे भैंसा गाड़ी, इक्का गाड़ी, ट्रैक्टर, टेम्पो, ट्रक चलती हैं? क्या वहाँ पे 450 परिवार का लोग हैं? क्या वहाँ पे 80% अपर जाति के कास्ट रहते हैं जिनके पास आधे से ज़्यादा लैंड है? क्या वहाँ पे एससी की कास्ट के लोग रहते हैं? इसको आप लोग सर्च कीजिए और अपने घर में मम्मी पापा से पूछिए। आगे देखिए बेटा, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द different types of production activity in the village. In village across India, farming is the main production activity. The other production activity referred to as non-farm activity include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these type of activity after learning a few general things about production. तो बेटा इतना चीज़ आप लोगों को देखिए, हम डिटेल से बता रहे हैं कि ये जो गांव है क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक गांव है, रियलिटी में ऐसा गांव है नहीं। और यहाँ पे हम गांव के विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्शन से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएंगे कि भारत में गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं और अन्य एक्टिविटी भी हैं जिन्हें हम नॉन फार्मिंग क्रियाएं कहते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु विनिर्माण, परिवहन, शॉपकीपिंग आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ समान बात जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो बेटा आगे देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन। द एम्स ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो बेटा जो प्रोडक्शन होता है उसमें आपको 4 तरह की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यू हैव टू 4 रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्शन हाउसेज। फर्स्ट इज लैंड, यानी हो गया आपके पास होना चाहिए भूमि, भूमि में ही तो आप लोग प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट हो गया आपके पास लेबर हो गए, भूमि हो गए। एंड थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास होना चाहिए क्या, थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड होने पर आपके पास मनी, फिजिकल पूंजी यानी मुद्रा होनी चाहिए। और चौथा इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी आप किस में बनाएंगे, हाथ से तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं प्रोडक्शन के लिए बेटा। आगे देखो, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, एग्जाम्पल में पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग the labor necessary for production. Third requirement is a physical capital. Example, the variety of input required at a very large every stage during production. What are the items that come under physical capital? अब फिजिकल कैपिटल में बेटा क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो टूल्स आएंगे, औजार आएंगी, मशीनरी आएंगी, बिल्डिंग्स आएंगी। टूल्स एंड मशीन रेंज फॉर वेरी सिंपल टूल सच एज अ फार्मर प्लग to sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. Tools, machine building can be used in production over many 5 years and are called fixed capital. तो बेटा देखो यहाँ पे जो आपकी ज़रूरत है वो क्या कह रहे हैं कि आपको पहली आवश्यकता भूमि की है, कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज की है। दूसरी आवश्यकता आपको लेबर यानी श्रम की है, यानी जो लोग काम करेंगे। कुछ उसमें उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की ज़रूरत होगी। अब कुछ दूसरे कार्यों के लिए यानी मशीन चलाने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत होगी। यानी आपको 2 तरह के लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एक हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड एक अनएजुकेटेड पर्सन भी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो शरीर से कार्य करते हैं, श्रमिक, लेबर हो।
प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तीसरी आवश्यकता बेटा क्या, फिजिकल मनी यानी फिजिकल कैपिटल, अर्थात जो प्रोडक्शन होगा उसके प्रत्येक स्तर पर कई तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए आपके पास बहुत सी पूंजी यानी पैसा होने चाहिए। जैसे औजारों को खरीदने के लिए भवन औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का जो प्रोडक्शन होगा वो कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है बेटा, जैसे आप बिल्डिंग बना दिए हैं, यानी आप बिल्डिंग बना दिए हैं या कोई मशीन ले आ दिए हैं, तो ये क्या है, ये चीज़ वहाँ फिक्स हो जाती है, यानी ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है, एक जगह स्थिर पूंजी होती है। जैसे आपका एक तरह का घर भी हो गया, ये क्या है, एक स्थिर पूंजी है, यानी फिक्स कैपिटल है। नेक्स्ट देखिएगा बी पॉइंट, रॉ मटेरियल आर मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weavers and the clay used by the potter. Also some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. Raw material and money in hand are called working capital. Unlike tools, machine and building, they are used up in production. तो बेटा क्या कह रहा है कि कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल, और जो नगद मुद्रा होती हैं यानी हार्ड कैश होते हैं, उत्पादन में कई प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, जो वीवर्स होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, धागा, थ्रेड चाहिए। उसी तरह कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी, यानी जो क्या होते हैं, पॉटर होते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल होगी वो मिट्टी यानी सॉइल होगी। उसी तरह प्रोडक्शन के दौरान ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भुगतान करने तथा माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होगी, यानी कुछ फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल तथा हार्ड कैश यानी नगद पैसा को कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाएंगी। चलो बेटा आगे देखते हैं। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This day is called human. Every production is organized by combined land, labor, physical capital and human capital, which are known as factor of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें कितने चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। एक लैंड पे रख के, ये मशीन पे रख के एक वर्कर कार्य कर रहा है, तो इतना चीज़ें प्रोडक्शन में होती हैं। तो हम बात कर रहे थे बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट क्या कह रहा है बेटा कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन। तो ये तो हो गया था बेटा। देखिए यहाँ से चल रहे थे हम लोग। तो देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट, एक चौथी आवश्यकता क्या है कि आपको स्वयं उपभोग हेतु, यानी आपको क्या करने के लिए, उपभोग हेतु बाजार में बिक्री या उत्पादन हेतु करने के लिए भूमि यानी लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव कैपिटल यानी कहते हैं। चित्रों में देख लीजिए उत्पादन में क्या क्या लगे हैं, भूमि लगी है, लेबर लगे हैं और कैपिटल लगी है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होती है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन यानी प्रोडक्शन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे।
सुविधा के लिए बेटा इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहते हैं, यानी जो पैसा होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैसा कहेंगे। अब वो पैसा किस रूप में लगा है उसको हम आगे देखेंगे। तो लैंड के रूप में भी पैसा लगता है, लेबर के रूप में भी पैसा लगता है, मशीनरों को खरीदने के लिए भी पैसा लगता है, और कुछ नगद लेबर को क्या करने के लिए, वर्कर को देने के लिए, पेमेंट के लिए भी पैसा लगता है। तो चलो बेटा आगे देखते हैं। तो बेटा देखो, फार्मिंग इन पालमपुर में क्या कहा जा रहा है कि लैंड इज अ फिक्स, यानी भूमि क्या है बेटा, स्थिर। यानी आप ज़मीन कहीं पे है या आपका घर बना है जहाँ पे, तो वो क्या इधर से उधर ट्रांसफरेबल है क्या, नो। तो लैंड इज अ फिक्स, भूमि क्या है, स्थिर है बेटा। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 17% of the people who are working are dependent on the farming from their livelihood. They could be farmer on farm labor. The well-being of these people is closely related to production on the farm. तो बेटा देखो, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए किस पे डिपेंड हैं, तो फार्मिंग पर डिपेंड है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों के हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा है। तो देखो बेटा, इंडिया में जो विलेज होते हैं उसमें जो 75% का जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो डिपेंड करता है फार्मिंग पर। तो फार्मिंग पर 75% डिपेंडेंसी इन द स्टोरी ऑफ पालमपुर। But remember that there is a basic constant in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new cultivation. तो बेटा देखो, लेकिन याद रखिए बेटा कि जो कृषि उत्पादन में मूलभूत कठिनाई है कि खेतों में प्रयुक्त भूमि जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। पालमपुर में हम 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत जो भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, यानी उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भूमि है वह स्थिर है। पालमपुर में जो ईयर था 1960 का, तो उस दौरान जुताई जो होती थी, प्लगिंग होती थी, उसका विस्तार यानी स्प्रेड नहीं हुआ। उस समय तक गांव में कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य में बदल दिया गया था और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं की गई। तो बेटा आगे देखिएगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। थ्रू दिस इन दिस विलेज यू may find land area are being discussed in local units such as बीघा, घुंटा, etc. 1 hectare equal the area of square with one side measuring 100 meter. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? तो बेटा जो खेती के लिए माप होता है, खेतों के लिए हम लोग बीघा का यूज़ करते हैं, या हेक्टेयर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग अपने स्कूल में जाकर उसका मेजर कर सकते हैं कि कितने मीटर का है। तो यहाँ पे भूमि मापने की जो बेटा इकाई है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज क्या है, हेक्टेयर है। यानी बड़े बड़े जो लैंड होते हैं उसको हम लोग नापते हैं हेक्टेयर में। या आप लोगों ने बीघा सुना होगा, गाँव में जो 20 बीघा होता है, 20 बीघा क्या होता है, 20 बिस्सा का 1 बीघा हो जाता है बेटा। कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है।
यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा में, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में किया जाता है। यानी 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 हेक्टेयर बराबर बेटा हो जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर का भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। यानी 1 हेक्टेयर बराबर 100। ऐसे पूरी लैंड को क्या किया जाएगा? ऐसे पूरे लैंड को क्या कर लिया जाएगा? मेजर कर लिया जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, नाप लिया जाएगा। और 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर वाले भुजा, यानी 100 मीटर इधर होगा, 100 मीटर इधर होगा, 100 मीटर इधर होगा, 100 मीटर यहाँ होगा। तो 100 मीटर चारों कोना आपका होगा, इससे मेजर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रो ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल? पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। नो लैंड इज लेफ्ट idly during the rainy season. Kharif farmer grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is formed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, rabi fields are sown with the wheat. From the wheat produce, farmer keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to trader in Sapur. तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका है? तो यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जा रही है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। और पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में जो खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए लाया जाता है। इसके बाद जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच, यानी जो ठंडी की फसल होती है, उनको रबी की फसल कहते हैं, उस दौरान आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम रबी में खेती में गेहूं यानी वीट उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रख कर शेष जो होते हैं सरप्लस, उसको क्या किया जाता है? किसान जो रायगंज का कस्बा है कि वहाँ मंडी में बेच देते थे। भूमि का एक भाग में गन्ने की खेती की जाती थी, जिसका वर्ष में एक बार कटाई होती थी। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ या के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता था। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते थे क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था थी। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई, उसका मुख्य प्रभाव सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से राहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेती की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में नलकूप सरकार द्वारा लगाया गया। जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए और इसके जो परिणाम स्वरूप 1970 तक यानी 1970 के दशक के मध्य में तक 200 हेक्टेयर को पूरे जोत एक क्षेत्र की सिंचाई में बढ़ने लगे। तो बेटा देखो, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो रबी की फसल होती है उसमें आलू और गेहूं की पैदावार होती है, और आपकी जो खरीफ की फसल उसमें ज्वार बाजरा उगाए जाते हैं। तो चलिए इसके बाद पार्ट 2 बनेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।